ज्ञान में विधि चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए है अध्याय नंबर 8 उसकी माँ, जिसका शीर्षक है उसकी माँ, जिसका कुछ भाग का अध्ययन है वो हमने कल की कक्षा में कर लिया था। आज उसे आगे का हम पढ़ते हैं। इसके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र, जिनका जीवन परिचय है वो भी हमने देख लिया था और मूल पाठ है उसका कुछ हिस्सा कल की कक्षा में हमने अध्ययन किया था। आज आगे पढ़ते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि उसकी माँ, पूरा जो पाठ है, भले ही माँ है न तो राजतंत्र से संबंध रखती है, न ही वो किसी राजनीति में है, राजनीति से जुड़ी हुई है, फिर भी शीर्षक का नाम जो है उसकी माँ है वो रख दिया है लेखक ने, क्योंकि इसमें माँ का जो प्रेम है, वात्सल्य है, उसका स्नेह है, वही है दर्शाया गया है। और जैसा कि उसके चाचा है, उसके सामने जब माँ है वो जाती है, जानकी है वो जाती है, और उसका जो चाचा था, जो सगा नहीं था लेकिन उनसे अत्यधिक प्रेम करता था, उनके स्नेह के कारण वो उन्हें चाचा कहते थे, तो वो चाचा के सामने उसकी माँ है वो बताती है कि वो किस तरह के लड़कों के साथ रहता है और वो आपस में किस तरह की बातें हैं वो करते हैं। तो उसी के अंतर्गत उसकी माँ कहती है कि जब उसके दोस्त आते हैं, उसके मित्र आते हैं, तो सब बहुत हंसोपड़े हैं, बहुत मजाकिए हैं, वो सभी मुझे अपनी माँ कह के बुलाते हैं, मुझे उनके सामने परायापन ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मानो वो सभी मेरे पुत्र हो, सभी मुझे माँ कह के पुकारते हैं। उसमें एक लड़का तो ऐसा है जो मेरे बालों को देखकर, मेरे हाव भाव को देखकर मुझे भारत माता है वो कह रहा था, और ये बता रहा था कि तेरे जो बाल हैं वो बलमा है, तुम्हारी बॉडी है वो विंध्याचल है, बॉडी कन्याकुमारी से लेकर चूड़िया है, वो भिन्न भिन्न पहाड़ है, नदियाँ हैं, इस तरह से जान के उसकी बातें सुनकर वो बच्चे ढूंढते थे कि बच्चे हैं मेरे लिए, मेरा कितना सम्मान करते हैं, कितना स्नेह रखते हैं। और बाबू को मुस्कुरा कर कहा कि वे अभी बातें करते हैं, और कहते हैं कि अरे बाबू उनकी बातों का क्या, वो तो लड़के हैं, है ना, वो तो अभी ऐसी बातें करते हैं, उनका कोई मतलब थोड़े ही नहीं निकलता है, लापरवाह जो मुंह में आता है भरते रहते हैं, कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे, न जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है, कि न जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है, मालूम नहीं पड़ती थी है या वो यूं ही का भागते। तो कह रहे एक दिन लड़कों को उत्तेजित होते हुए देखा, गुस्से में देखा, कह रहे थे कि न जाने सरकार है वो लड़कों को पकड़ रही है। अब पता नहीं उनकी बात में कितनी सच्चाई थी या वो ऐसे ही गप भाग रहे थे, पर ऐसा जो बातें कर रहे थे। मगर उस दिन वे बकी रहे थे, पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमी के बच्चे को त्रास नहीं देते। ये एक माँ के विचार है कि पुलिस वाले हैं वो संदेह के आधार पर किसी भले व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं उन्हें सताते नहीं हैं। यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है, और मारते हैं, सताते हैं। पुलिस वाले संदेह पर भले आदमी के बच्चे को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलिस की नीच है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना, अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे भुलाना मिटाना। माँ है उसके विचार, कहते हैं कि भले ही बच्चे हैं या वो बातें कर रही थी कि लड़कों को पकड़ा जा रहा है, सरकार के द्वारा षड्यंत्र लगाकर पकड़ा जा रहा है, तो कहते हैं कि जो ये पुलिस है ये थोड़ा सा नीच कार्य कर जाती है, और कहते हैं कि वो भले बच्चों को ही पकड़ लेती है, उनका क्या, पुलिस का क्या, वो तो संदेह के आधार पर है, किसी को भी पकड़ लेती है, अत्याचार करती है, उन्हें सताती है, तो ये पुलिस का नीच कार्य है। एक ने उत्तेजित भाव से कहा, अच्छी ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, जो बदबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़े और खड़े हुए। और कहते हैं कि उन बच्चों के जो
दुआएं हैं वो करती है। उसे नहीं पता था इन बातों से उसे कोई लेना देना नहीं था। लाल के साथ का मिजाज भी उसी का अलहड़ बिलहड़ मुझे मालूम पड़ता है। तो कहते हैं लाल के जो साथी है उनका मिजाज भी ऐसा है, उनका व्यवहार भी अलहड़ बिलहड़ मालूम पड़ता है। ये लड़की जो जो पढ़ते जा रहे हैं तो बक बक बढ़ते जा रहे हैं। यह बुरा है लाल की माँ, मैंने गहरे सांस ली। तो जब माँ बताते हैं कि जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो उनकी बक बक भी बढ़ती जा रही है। तो चाचा उस समय कहते हैं कि लाल की माँ ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। जमींदारी के कुछ जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर चला गया था। लौटने पर बंगले में घुसने से पूर्व लाल के दरवाजे पर नजर पड़ी तो वहाँ एक भयानक सन्नाटा सा नजर आया, जैसे घर उदास हो होता हो। चाचा जी तो किसी काम से, जमींदारी के काम से 4-5 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वापस लौट कर आते हैं तो लाल के दरवाजे पर जब निगाह जाती है, उनकी नजर पड़ती है तो देखते हैं वहाँ उदासी छाई हुई थी, सन्नाटा छाया हुआ था। और अपने घर में जब घुसते हैं, अपने भीतर आने पर अपनी धर्मपत्नी के सामने उदास मुख खड़ी हो गई थी। तुमने सुना? तो पत्नी ने आते कहा कि तुमने कुछ सुना? नहीं तो कौन सी बात? तो चाचा कहते हैं कि कौन सी बात? कि लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। अब कैसी विपत्ति टूट पड़ी है? मैं कुछ समझ गया, फिर विस्तृत विवरण जानने को उत्सुक होता। क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ। वही हुआ जिसका तुम्हें डर था। कल पुलिस के एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया था। 12 घंटे तक तलाशी में लाल उसके 12 घंटे साथी सभी पकड़ लिए गए। सबके घरों में भयानक चीजें निकली है। तो कहते हैं कल पुलिस के दल आया था, 12 घंटे तक इस यहाँ पर है वो खोजबीन चली थी। लाल के सभी 10-15 साथी थे वो सब पकड़े गए हैं और सभी के घरों से कुछ न कुछ ऐसी खतरनाक चीजें हैं वो निकली है। जैसे कि लाल के यहाँ, तो कहते हैं लाल के यहाँ भी निकली, हाँ उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र पाए गए हैं। सुना है उन पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज्य उलटने की चेष्टा आदि अपराध लगाए गए हैं। अब उसको षड्यंत्र में फंसाया गया है कि उसने सरकार के विरुद्ध है वो षड्यंत्र क्या है, ये सरकार का तख्ता उलट कर लेना चाहता है, ये सरकार का विरोधी है, ऐसा उस पर इल्जाम है वो लगाए गए हैं। मैंने ठंडी सांस ली। तो मैं महीनों से चिल्लाता था कि मैं लौंडा धोखा देगा। अब बूढ़ी बेचारी मरी, वह कहाँ है? तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी, माँ के बारे में पूछता है बेचारी बूढ़ी। अब उसको ये बेटा एक ही था, वही धोखा देके चला गया। जानकी मेरे पास कहाँ है? घुमाने पर भी कल नकार गई। नौकर से कह रहा है पराठे बना रही हूँ, हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो ये पिलहड़ बच्चे हालात में भूखे मुरझा जाएंगे। जेल वाले और से बच्चों की दुश्मन ये सरकार उन्हें भूखों मार डालेगी, मगर मेरे जीते जी नहीं बनेगा। तो कहते हैं मैंने लाल की माँ को बुलवाने के लिए भेजा था नौकर को, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। कहा कि ये जो बच्चे हैं वो जेल खाने में हैं, भूखे मर जाएंगे, उनके लिए हलवा पूरी बना रही हूँ, तरकारी बनानी है, ये बनानी है। ये पुलिस वाले तो बड़े अत्याचारी होते हैं, उन्हें भूखा रख कर मार डालेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। माँ का मन ममता में वात्सल्य से भरा। जान के तो कहते वह पागल है, भोगेगी। मैं दुख से टूटकर चारपाई पर गिर पड़ा। मुझे लाल के कर्मों पर घोर दुख हुआ। इसके बाद प्राय 1 वर्ष तक वह मुकदमा चला। कोई भी अदालत के कागज उलट कर देख सकता है। CID ने और उसके प्रमुख सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोषारोपण किए। अब CID ने और जो पुलिस के लोग थे उन्होंने उन लड़कों पर बहुत बड़े बड़े दोष लगा दिए, दोषारोपण कर दिए। 1 साल तक ये मुकदमा चलता है। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम की थी, खर्च और प्रचार के लिए डाके डाले थे। सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मारकर शस्त्र एकत्रित किए थे। उन्होंने न जाने किस प्रकार के इल्जाम उन पर लगाए जाते हैं कि उन चारों ओर गुप्त के उन पर बच्चों पर इल्जाम लगाए गए, उन लड़कों पर कि उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम कर रखी है ना। खर्च और प्रचार के लिए ये डाके डालते हैं। साथ में सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मारते हैं, वहाँ से अस्त्र निकाल लिए जाते हैं, अस्त्र शस्त्र एकत्रित करते हैं। उन्होंने न जाने कि पुलिस के दरोगा को मारा था, न जाने कहाँ, न जाने किस पुलिस सुप्रिटेंडेंट को। ये सभी बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गई। और उसने एक पुलिस के व्यक्ति दरोगा को भी मार डाला था। अब किसको मारा था कोई नहीं था। ये सब बातें उन्होंने झूठ करके षड्यंत्र करके उनको फंसा दिया था, ऐसा प्रमाणित कर दिया था। उधर लड़कों को पीठ पर खून था, प्राय कोई नहीं। अब उन लड़कों की पीठ पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था, अर्थात उनकी ओर से मुकदमा लड़ने वाला, उन्हें बचाने वाला है वो कोई नहीं था। तो कोई बचाने वाला नहीं था। सरकार के डर से हमारे पहले तो कोई वकील ही उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं का भाई। उसकी फैमिली में सबसे अधिक परेशान वह बूढ़ी रहा करती थी। वह लोटा थाली जेवर आदि बेच बेच कर सुबह शाम बच्चों को भोजन पहुंचाती। फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोड़
टेबल है, घर के बर्तन हैं, सब तरह के जो उसके पास सामान था उसको बेच कर वो अपने बच्चों के लिए भोजन पहुँचाती रहती थी जेल में। सब कुछ भी किया था। पहले तो कोई राजी नहीं होता है उनकी वकालत करने के लिए, एक वकील मिलता है तो नहीं के बराबर भी था। बहुत सारे खर्चे उसने बता दिए थे। अब माँ बेचारी थी बड़ी परेशान रहती थी। वो कहते थे सरकार ने, पुलिस वालों ने पता नहीं कहाँ से ऐसी चीज़ें वो हमारे घर में पैदा कर दी। मैं मानती हूँ कि लड़के बातें नहीं थे, बातें आती करते थे, बकबक करते थे, लेकिन आप जाकर तो देखिए कितनी फूल से कोमल बच्चे हैं, क्या वो किसी को मार सकते हैं? कभी नहीं मार सकते। उसका तन सुनकर उसका तन सुनकर काटा हो गया, कमर झुककर धनुषी हो गई, आंखें नीचे, मगर बच्चों के लिए दौड़कर हाय हाय करना उसे बंद नहीं किया। बूढ़ी बेचारी है, सूखकर कांटा हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ती है। उन्हें बचाने के लिए प्रयास करती है वो। और कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन ढूंढ कर उसे झिड़क देते थे, क्या देते, और जो अपने बच्चों से मिलने जाते थे तो कभी कभी वो पुलिस वाले थे, वार्डन थे, वो सब उन्हें धक्का देकर के भगा देते थे, झिड़क देते थे। उसको अंत तक यह विश्वास था कि सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन माँ को विश्वास था कि अदालत जब जाएंगे तो वहाँ सब कुछ बदल जाएगा, वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी है वो हो जाएगा, तब ये बच्चे जरूर बेदाग हो जाएंगे, फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे माँ बैठकर पुकारेंगे, ऐसा माँ सोच रही है। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई थी। ऊंची अदालत ने भी लाल को उससे बड़े बंगड़ लठेर को तथा 2 लड़कों को फांसी और 10 को 10 वर्ष से 7 वर्ष तक की कड़ी सजा सुनाई। कहते हैं उस दिन तो उसकी कमर ही टूट गई। जब बड़ी अदालत में है, उसके बेटे को साथ में वो एक बड़ा बंगड़ लठेर था और 2 लड़कों को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी जो बचे थे उन्हें 7 वर्ष की 10 वर्ष की कड़ी सजा है वो सुनाई गई। जब अदालत के बाहर झुकी खड़ी थी, बच्चे बेड़ियां बजाते मस्ती से झूमते आ रहे, सबने पहले उस बंगड़ की तरफ मुड़कर, वह अदालत के बाहर है, वो झुकी खड़ी थी। अदालत ने जब ऐसा फैसला सुनाया तो बच्चे बेड़ियां बजाते हुए बाहर आते हैं, बेड़ियां उनके पैरों हाथों में पड़ी हुई, उसे बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए बाहर आते हैं। सबसे पहले उससे बंगड़ की नजर उस पर पड़ी, लठे बड़ा सा था, उसकी नजर पड़ती है। माँ वह मुस्कुराया, अरे हमें तो हलवा खिला खिलाकर तूने गधे सा तगड़ा कर दिया है, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहे। मगर कुछ सुनकर काटा हो गई, क्यों पगली तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? अब जो मुस्कुराते हुए मस्ती करते हुए अपनी हाथ पैरों में पड़ी बेड़ियों को बजाते हुए कहते हैं कि माँ तुमने तो हमें हलवा खिला खिलाकर मोटा ताजा कर दिया और इतना मोटा कर दिया कि फांसी की रस्सी है वो भी टूट जाएगी, लेकिन तुम खुद सुनकर कांटा हो गए, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता है? माँ उसके लाल ने कहा, तू भी जल्द वहीं आना, हम सब लोग जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी देर का रास्ता है माँ, एक ही सांस में पहुँचेंगे, वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में मिलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे, समझती है? वहाँ बड़ा आनंद है। उसका खुद का बेटा लाल कहता है कि अरे माँ हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ ऐसी सरकार नहीं है, वहाँ ऐसी शासन प्रणाली नहीं है, माँ तुम भी वहीं आना और हम सब है वहाँ बड़ी स्वतंत्रता से है मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मस्ती करेंगे, हम सभी तेरी गोद में अपना सर रखकर है बातें करेंगे, तुझे अपने गोद में उठाकर है हम मस्ती करेंगे, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, तुम भी एक सांस में है वहाँ आ जाओगी और वहाँ पर बड़ा आनंद है। तुम समझ रही है ना मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ? आएगी ना माँ? बंगड़ ने पूछा। आएगी ना माँ? लाल ने पूछा। आएगी ना मैं? फांसी दंड प्राप्त 2 दूसरे लड़कों ने भी पूछा, यानी 4 लड़कों को तो फांसी की सजा सुनाई गई थी, चारों ने पूछेगा माँ तो आएगी ना माँ? जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तू भी आएगी ना? वो आएगी और वह आएगी ना माँ? और वह टुकड़ टुकड़ उसका मुँह ताकती रही, तुम कहाँ जाओगे पगलो? और माँ बेचारी बड़ी भूली सी होकर पूछते कि तुम कहाँ जाओगे पगलो? जब वे लाल उसके साथ ही पकड़े गए तो वे शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने से डरता था। अब जब पकड़े जाते हैं तो सब किनारे हो जाते हैं, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब दूर हो जाते हैं, कोई बात नहीं करता था। उसे रास्ते में देखकर जाने पहचाने वाले बंगले झाँकने लगते थे, इधर उधर हो जाते थे। मेरा श्रम अपना पास टाइम तो उस बेचारे दूरी पर, मगर मैं भी बराबर दूरी पर रहा। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता? विद्रोही की माँ से संबंध रखकर तेरे तो विद्रोही की माँ क्या, तुमसे संबंध रखते तो सरकार है हम पर की शक रखती है, हमारे गले में भी फंदा पड़ जाता, हम मुसीबत में
ध्यान से देखा तो पता चला कि लाल के हस्ताक्षर थे और मैं उसे देखकर चौंक गया था कि ये तो लाल के हस्ताक्षर है। वो कहते हैं तो मुझे याद आया कि 3 वर्ष पूर्व उस लड़के ने ये पुस्तक पढ़ने के लिए मुझसे ली थी। एक बार मेरे मन में बड़ा मोह था उस लड़के के लिए। उसके पिता रामनाथ की दिव्य सभ्य तस्वीर मेरे आंखों के सामने नाचने लगी। हस्ताक्षर देखकर उन्हें लाल का भूरा चेहरा याद आ गया। उनके पिता ने उसकी तस्वीर उनके सामने आ जाती, दिव्य तस्वीर। उसकी माँ पर उसके सिद्धांतों, विचारों, आचरणों का जो वज्रपात रहा था, उसकी एक ठेस मुझे भी उसके हस्ताक्षर को देखने से लगी। कहते उसकी माँ के साथ जो हुआ था उसकी ठेस, उसका दुख भी मुझे हुआ उस लाल के हस्ताक्षर को देखकर। और मेरे सामने पूरा घटनाक्रम मेरे आंखों के सामने घूमने लगा। मेरे मुंह से गंभीर, लाचार, दुर्बल सांस निकल कर रह गई। मैं अपने आप को समय बड़ा दुर्बल, कमजोर, लाचार महसूस कर रहा था कि मैं एक अच्छा भला मनुष्य होकर भी उसकी माँ की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। उस बच्चे के लिए मैंने कुछ नहीं किया। पर दूसरे क्षण पुलिस सुप्रीडेंट का ध्यान है, लेकिन दूसरी ओर है सरकार का ध्यान आता है, पुलिस वाले का ध्यान आता है। उसकी बुरी, डरावनी, अमानवीय आंखें मेरी आँख सुखी तो जग सुखी आंखों में वैसे चमक गई जैसे उजड़ गांव में सीमान में कभी कभी बूढ़े चिंगारी चमक जाया करते हैं। कहते मेरी आंखों में उसकी डरावनी तस्वीर है, वो चमक जाती है। मुझे डर लगने लगता है। उसके रूखे फौलादी हाथ जिसमें लाल की तस्वीर थी, मानो मेरी गर्दन चापने लगे थे। जब वो पहली बार आया था उसकी तस्वीर लेकर, उसके रूखे हाथों में लाल की तस्वीर देखकर वो दृश्य है वो मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है और ऐसा लगता था कि मानो उसके हाथों मेरी गर्दन को पकड़ लेना चाहते हैं। मैं मेज पर से रबर इरेजर उठाकर उस पुस्तक पर से उसका नाम उधेड़ने लगता हूँ, मिटाने की चेष्टा करता हूँ। उसी समय मेरी पत्नी के साथ लाल की माँ आई। उसके हाथ में एक पत्र था। अरे मैं अपने को रोक नहीं सका। लाल की माँ तुम तो बिल्कुल भी नहीं पड़ गई। वो लाल की माँ एक पत्र लेकर आती है। उसे देखकर है कि मैं चौंक जाता हूँ। कहता है अरे लाल की माँ तुम तो एकदम पीली पीली दिखने लग गई हो, बड़ी कमजोर दृष्टाई हो गई हो। तुम इस तरह मेरी ओर निहारते हो मानो कुछ देखते ही नहीं हो। यह हाथ में क्या है? तो कह रहे तुम तो इस तरह से मुझे देख रही हो, इसी तरह से एकटक होकर देख रही हो जैसे तुम कुछ और देखना ही नहीं चाहती हो। पर हाथ में क्या आने लगा है? उसने चुपचाप पत्र मेरे हाथ में दिया। मैंने देखा उस पर जेल की मोहर थी। सजा सुनाने के बाद वह वहीं भेज दिया गया था, यह मुझे मालूम था। मैं पत्र निकाल कर पढ़ने लगा। वह उसकी अंतिम चिट्ठी थी। मैंने कलेजा उठाकर उसे जोर से पढ़ दिया। कहते हैं कि जब जेल की मोहर थी, सजा सुनाने के बाद वह वहीं भेज दिया गया था, यह मुझे मालूम था। तो कहते हैं कि जैसे मैंने वो पत्र देखा तो मैंने अपना कलेजा है वो पत्थर का रखकर उठा कर और वो पत्र जोर से पढ़ लिया। माँ, जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा उसके सवेरे मैं बाल अरुण के किरण रथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। माँ के लिए पत्र लिखा है बेटे लाल ने। वो कहते हैं माँ, जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा उस दिन मैं सूर्य की जो किरणें अरुण सूर्य के जो बाल अरुण की किरणें उसके रथ पर सवार होकर मैं उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत से मैं तुमसे मिल सकता था, मगर इसमें क्या फायदा? मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ माँ? जब तक पवन सांस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणा में गोद से है वो दूर कर सकता है। और कह रहे कि माँ, जब तक ये सूर्य है, चंद्रमा है, हवाएं हैं, ये समुद्र है, तब तक तुम ही मेरी माँ रहोगी। जन्मांतर तक मेरी माँ रहोगी। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है। दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं बांगर वह सभी तेरे इंतजार में रहेंगे। तो कितने सूर्य थम जाएगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं बांगर और मेरे जो साथी सब तेरा इंतजार करते रहेंगे। माँ, हम मिले हैं और मिलेंगे। हाँ माँ, तेरा लाल। कांपते हाथ से पढ़ने के बाद पत्र को मैंने उस भयानक लिफाफे में भर दिया। मेरी पत्नी की विकलता हिचकियों पर चढ़कर कमरे को करुणा से कंपाने लगी। मेरी पत्नी डर जाती, उसकी हिचकियाँ भय के मारे और ऐसे लग रहा था कि मानो भय के मारे मैं वो कंपित हो रही हो। मगर मैं जानती जो कि तो लकड़ी पर झुकी पूरी खुली और भावी आंखों से मेरी ओर देखती थी, मानो वह उस कमरे में थी नहीं। लेकिन उसकी पूरी माँ बिल्कुल निस्तेज होकर, बिल्कुल एक क्षण भर के लिए है वो ऐसे जैसे मानो वो वही वहाँ पर उपस्थित ही न हो। जो कि तो उस लकड़ी पर झुकी हुई कमर उसकी झुकी हुई और मेरी वो काँप रही थी जैसे कि मानो वो बिल्कुल ये सब कुछ भूल चुकी हो। क्षण बाद हाथ बढ़ाकर मुंह भाषा उसने पत्र मांगा। अब बोलती नहीं है, हाथ बढ़ाकर ये पत्र मांगती है और फिर बिना पूछे कहीं कमरे के फाटक से बाहर हो गई, टुकुर टुकुर लाठी टेकती चली जाती है। इसके बाद सोने सफर में धम से कुर्सी पर गिर पड़ा, माथा चक्कर खाने लगा। उस बाजे लड़के के लिए नहीं, इस सरकार की क्रूरता के लिए भी नहीं, बेचारी बूढ़ी जानकी के लिए, लाल की माँ के लिए। वह कैसी स्तब्ध थी। उसकी स्तब्धता किसी दिन प्रकृति को मिलती तो आंधी आ जाती, समुद्र पाता तो
पेंसिल अंकित नाम पुस्तक के छाते पर से मिटा डालना था। और कहते हैं कि वापस नजर जाती मेजनी की पुस्तक पे रबड़ उठाकर उसे फिर से मिटाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक तरफ पुलिस का भयानक चेहरा मेरे सामने था, दूसरी तरफ उस लड़के का भोलापन, उसकी माँ की करुणामयी मूर्ति है वो मेरी आंखों के सामने थी। माँ, मुझे सुनाई पड़ा, ऐसा लगा गोया लाल की माँ कहला रही है। मैं रबड़ हाथ में लिए दहलते दिल से खिड़की की ओर बढ़ा। लाल के घर की ओर कान लगाने पर सुनाई न पड़ा। मैं सोचने लगा भ्रम होगा, अगर वह कहलाती होती तो एक आध आवाज और जोर से सुनाई देती। तो कहते मुझे आवाज सुनाई दी माँ, लेकिन मैंने सोचा कि आवाज क्या लाल के घर से आ रही है। तो मैंने बाहर जानकर देखा और कान लगाने की कोशिश की। अगर उसकी बूढ़ी माँ कहलाती होगी तो उसकी कहलाने की आवाज और आती, भ्रम होगा। वह अगर कहलाती तो एक आध आवाज और सुनाई पड़ती। वह कहलाने वाली औरत है भी नहीं। रामनाथ के मरने पर भी उस तरह नहीं गिरे जैसे साधारण स्त्रियां औरतों पर तड़पा करती है। तो उसके पति मरने पर भी वो इस तरह से गिरी ही नहीं थी, इस तरह से तड़पी नहीं थी जिस तरह से एक सामान्य स्त्री है वो तड़प जाती है, रोने लगती है। उस समय भी नहीं हो नहीं सकता उसकी माँ है वो कहला रही होगी। मैं अपने सोचने लगा उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी। खिलौने की तरह, आराधे की तरह उसे दुलार तो समाती, फिर भी आ रहे छोकरे। तो कहते हैं उस लड़के के लिए उस माँ ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। कितना दुलार करती थी, कितना वात्सल्य उड़ेती, कितना प्रेम थी। और उस छोकरे ने क्या कर डाला ऐसा कि अपनी माँ को छोड़कर चला गया। माँ, फिर वही आवाज, जरूर जानकी रो रही है, जरूर वही विकल्प व्यतीत विवश बिलख रही है। हाय रे माँ, भागनी वैसे ही पुकार रही है जैसे वह बाजी लाकर मचलकर सब घुसकर उसे पुकार रहा। और बूढ़ी माँ तब माँ माँ ऐसे पुकारी है जैसे वो लड़का लाल है उसे पुकारता था, बाजी है, वो उसे गाकर मचलकर उस वक्त को उसे माँ को सुनाता था। वही आवाज उसे सुनाई देती है। अंधेरा धूमिल हुआ, फीका बड़ा मिट चला था। उषा पीली हुई, लाल हुई, रवि रथ लेकर वह चिट्ठी से उठ छोड़ पर आकर पवित्र मन से खड़ा हो गया। मुझे लाल के पत्र की याद आ गई। अंधेरा रात्रि बीत जाती है, अंधेरा चला जाता है, धूमिल हो जाता है, प्रातःकाल आ जाती है, सूर्यदेव आ जाते हैं, रवि रथ पर लेकर चिट्ठी से उठ छोड़ पर आते हैं और पवित्र मन से खड़े हो जाते हैं। मुझे लाल के पत्र की याद आती है। माँ, मानो लाल पुकार रहा था, मानो जानकी टूटी ध्वनि की तरह उसी पुकार को गा रही थी। मेरी छाती धक धक करने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो लाल है वो अपनी माँ को पुकार रहा हो, माँ माँ। और जानकी भी है उसी प्रति ध्वनि को वापस माँ माँ कहकर बुला रही हो। मेरी छाती अब धड़कने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है। मैंने नौकर को पुकार कर कहा, देखो तो लाल की माँ क्या कर रही है। जब वह लौट कर आया तब मैं एक बार पुनः मेज और मेजनी के पास खड़ा था, हाथ में रबड़ में, उसी उद्देश्य से। तो कहते मैं एक बार फिर से मेजनी की उस पुस्तक के पास खड़ा था, उसी उद्देश्य से, उस नाम को मिटाने के उद्देश्य से। उसने घबराए स्वर में कहा, हुजूर उसकी तो अजीब हालत है। घर में ताला पड़ा और वह दरवाजे पर पांव पसारे, हाथ में कोई चिट्ठी लिए, मुंह है गोल, मरी बैठी है। हाँ सरकार, विश्वास माने वे मर गई है, सांस बंद है लेकिन आंखें खुली है। ऐसा समाचार होकर आकर चाचा को देता है कि माँ, जो लाल था अपनी माँ को पुकारा था और माँ भी अपने बच्चे से मिलने के लिए तरफ गई थी। तो एक रात निकालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। सुबह देखा जाता है तो हाथ में उसी बेटे की वो चिट्ठी लिए हुए, आंखें खुली है, मुंह भी खुला हुआ है और वो उसी राह पर चल पड़ी थी जिस राह पर उसका पुत्र है वो गया था। पाठ पूरा होता है, हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था षड्यंत्रकारी। बच्चे थे, बातूनी थे, बातें करते थे, हाँ उस व्यवस्था को बदलना चाहते थे, अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र है वो नहीं किया था। सरकार ने उनके इल्जामात लगाकर उन्हें षड्यंत्र में फंसाया था, लेकिन लाल और उसके साथियों ने कोई षड्यंत्र है वो नहीं किया था, इसलिए उन्हें षड्यंत्रकारी हम नहीं कह सकते। पूरी कहानी में जानते हैं तो शासन तंत्र के समर्थन में उन्हें विरोध में, किंतु लेखक ने उसके केंद्र में नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। क्यों? अब देखिए माँ है, माँ जो वात्सल्य से भरी हुई, करुणा से भरी हुई, न तो उसे शासन तंत्र से मतलब है, न उसके विरोध में थी, न उसके पक्ष में थी, लेकिन माँ है जो अपने बेटे को उस समय शासन तंत्र से, स्वतंत्रता से, उसके अत्याचार से उसे बचाना चाहती थी। उस समय ऐसा प्रयास है वो करती थी। वो शासन तंत्र के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अपने पुत्र से मोह के कारण है वो शासन
तक का वर्णन है वो अपने उस माँ के हाव भाव को देखकर, उनकी शारीरिक बनावट को देखकर है वो कह देता है। इस प्रकार से उन्होंने एक पढ़को निश्चित किया कि गांधी से ना कहानी कहानी के आधार पर उसका चरित्र चित्रण तो बड़ी न्यायप्रिय थी, सत्य के मार्ग पर चलने वाली थी, बच्चों से स्नेह करने वाली थी, अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाने वाली माँ थी। विद्रोही माँ के संबंध में रहकर कौन अपने कदम से दूर मारा, इस कदम के आधार पर शासन तंत्र और समाज व्यवस्था पर प्रभाव डालिए कि विद्रोही की माँ जब भी जैसे ही इन बच्चों को पकड़ लिया जाता है, पुलिस का दबाव उन पर पड़ता है तो सभी उनसे किनारा कर लेते हैं। जान पहचान वाले हैं वो भी मुंह मोड़ लेते थे, कोई साथ नहीं देता है, कोई विद्रोह की माँ से संबंध नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर हम उनसे संबंध रखते तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, हमारे ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ है वो टूट जाएगा। इसलिए समाज है वो दोहरे शासन तंत्र में है वो फंसी हुई थी। दादा ने